हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक पूरी वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक सारे टेंसेस पढ़ेंगे, 12 के 12 टेंसेस। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर एक दफ़ा ये आप वीडियो पढ़ लेंगे तो आप उसके बाद ऐसे लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे के अंदर दो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली ग्रामर और सेकंड आपका आइडिया। मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने ऐसे पास किया और ऐसे पास करने के मेन वजह जो थी वो ये कि एक तो मेरा आइडिया बहुत अच्छा था और दूसरा मेरी ग्रामर बिल्कुल ठीक थी। अब मेन चीज़ आती है कि आपके स्पेलिंग्स वगैरह क्या दीज आर दी पार्ट्स ऑफ योर ग्रामर। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे पहले पेज के ऊपर ही ऐसे के ऊपर कई स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जो मुझे बाद में आके पता चली, 2-3 थी। ठीक है, और बड़े वो मैंने मार्कर से लिखी हुई थी। लेकिन फिर भी मेरा ऐसे पास था क्योंकि मेरा आइडिया बहुत अच्छा था और दूसरा मेरे ग्रामर कोई मिस्टेक्स नहीं थी। कना हैज़ की जगह कहीं पर हैव नहीं लगाया था, कहीं पर मैंने इज़ की जगह आर नहीं लगाया था, जहाँ पर एस या एस का इजाफा करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई था तो उसमें मैंने किया था। तो इस तरह की कोई गलती नहीं करनी जो कि आपके टेंसेस को ख़राब कर दे। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होना, क्योंकि एग्जामिनर भी आपकी ये बात समझता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर है और आप जल्दी जल्दी में गलत स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को ये बात आपको बखूबी पता है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, और जो आप अगर आपके ऊपर टाइम का प्रेशर भी आ गया तो आप अपनी बात सही तरीके से कन्वे करें। प्रेजेंट का टेंस पास्ट में ना लिख दें, पास्ट का टेंस प्रेजेंट में ना लिख दें, क्योंकि वो बात ही पूरी बदल जाती है। स्पेलिंग गलत होने से बात नहीं बदलती, कई जगह पे बदल भी जाती है, बट 99% ऑफ द केस में स्पेलिंग बदलने से बात नहीं बदलती। लेकिन टेंस अगर बदल लें तो बात बदल जाती है। इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टेंस जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे टेंसेज हमने इसमें पढ़ने हैं आज। एक वीडियो के अंदर आपका पूरी ग्रामर वाली ना चीज़ आज मैंने सॉल्व कर देनी है, ताकि कोई किसी बच्चे को दोबारा मसला ना हो इस चीज़ का कि सर एस सी एस का इजाफा कहाँ होना है, कहाँ पर क्या होना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी निशानी सबसे पहले याद कर ले कि इन सेंटेंसेस के एंड पर आता है ता है, ती है और ते हूं करके कुछ। ता है, ती है, ते हूं। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं। इससे एक बात हमें ये पता चल रही है, कोई भी डेली रूटीन अगर आप अपनी बता रहे हो तो वो किस में आती है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब आपके माइंड में जब भी आप कुछ लिख रहे हैं फौरन क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही डेली रूटीन कुछ लिखने लगे हैं तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना है। इन निशानियों को भूल जाए। जब आपको ये चीज़ें याद रहे ना कि अच्छा डेली रूटीन जब लिखनी है तब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना है। कभी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है और वो मगरिब में गुरूब हो सकता है और कहीं पर गुरूब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो कि जिनको चेंज नहीं किया जा सकता कभी, जो कि दुनिया में हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे, साइंटिफिकली, फिजिकली, हर तरह से, तो उनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स। उसके अंदर भी कौन से टेंस का यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। अब इसके रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल तो इसका पढ़ ले देना, वो ये कि आपने एस या ई एस का इजाफा करना है सिंगुलर के साथ, और जो प्लूरल होगा उसको आपने कुछ नहीं करना है। एस या ई एस का इजाफा करना है सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर कौन कौन से हैं अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम अलग से ना, थोड़े से सिंगुलर्स की बात अलग से कर लेते हैं। आई, वी, दे, यू, ये सारे क्या हो गए, सिंगुलर नहीं हुए भाई, प्लूरल हो गए। ठीक है, और सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी और इट, ये सारे क्या हो गए हैं, सिंगुलर हो गए। ठीक है, तो अब अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो इधर होगा आई ईट फूड। एस या एस का वर्ब के साथ मैंने इजाफा नहीं किया, वर्ब के साथ हमेशा एस या एस का इजाफा होता है। आई ईट फूड, एस या एस का इजाफा नहीं। अगर वो होता है वो खाना खाता है तो वहां पर क्या होता है, ही ईट फूड ना, तो वहां पर जुमला बनता ही
ईट्स फूड। अब यहाँ पर ये जो एस लगाया है मैंने, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से एस या ईएस का इजाफा हुआ, क्योंकि जुमला क्या था, खाना खाता हूँ, ताहूँ से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद हमें पता चला जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है क्या नहीं करना है, वो हमने डिसाइड किया सिंगुलर और प्लूरल की बेस के ऊपर, और ये हमारा जुमला जो है वो सोल्व हो गया। अब जी ये जुमला जब हमारा सोल्व हो गया तो इसके बाद अब देखते हैं, ये है सिंपल सेंटेंस, ऐसे ही है ना, ये है सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर ना कोई नफ़ी है किसी चीज़ की और ना कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के अंदर। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डू और डज का इजाफा करते हैं, डू और डज नॉट। सो जैसे अगर ये होता ही ईट फूड, तो अब अगर ये होता वो खाना नहीं खाता है तो होना था ही डज नॉट ईट फूड। अब देखने वाली बात ये है कि हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, और जो एस या ईएस का आपने इजाफा किधर किया होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें ना कि यहाँ से एस या ईएस जो आपने ख़त्म किया वो किधर आ गया, वो डू के साथ आ गया। असल में यहाँ पर डू ही लगना था, दोनों सेंटेंसेस में डू ही लगता है, लेकिन सिंगुलर जब आ जाता है तो इधर से एस या ईएस निकाल कर किधर ले जाते हैं, डू डज के साथ। उधर डू जो है वो डज बन जाता है, वो ईएस जाके डू के साथ लग जाता है। तो सिंगुलर के अंदर हमेशा डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ब के साथ जो एस या ईएस लगा होता है उसको आपने उठा के किधर लेके चला जाना होता है, उसको आपने डू के साथ जाके लगा देना, तो और वो डज नॉट बन जाता है। फिर इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव का एक जुमला करते हैं, क्या वो खाना खाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्या की बात हो तो आपने डज लगाना है, वट नहीं लगाना। कई लोग वट लगा देते हैं, वट जो है वो डज जो है वो वट की सेंस ही देता है जब टेंसेस की आप बात कर रहे हो। हाँ, वट का मतलब क्या है, लेकिन टेंसेस के अंदर हमेशा वट की जगह क्या लगाते हैं, जो भी उसका डज हो, डिड हो, हैज़ हो, है वो जो है वो शुरू में आ जाता है। अब देखें जी यहाँ पर क्या है, डज ही ईट फूड। यहां पर भी जो एस या ईएस है वो किधर है, इधर। तो जब भी डज लगा रहे हैं इसका मतलब है कि एस या ईएस डज के साथ ऑलरेडी आपने सेंटेंस में एक दफ़ा इजाफा कर दिया हुआ है। सो एक सेंटेंस में दो दफ़ा एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर जब एस या ईएस लगा दिया तो फिर आगे आंखें बंद करके बस ही ईट फूड लिख दें, उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कभी कहीं पर और एस या ईएस लगाएंगे। तीसरी बात, अब इसको समझ लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाले केस में। अब सिंपल सेंटेंस जो था उसके अंदर क्या था, शुरू में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वाले में क्या किया, हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और शुरू में क्या आ गया, डू डज आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से भी हमने समझ लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है कि आप ये समझ लें कि एस या ईएस का इजाफा कब करना है और कब नहीं करना है। सो इसकी मेन प्रैक्टिस कर लें। अभी इसकी इधर आपको सामने टेंसेस नज़र आ रहे होंगे, वीडियो को रोकें, अलग से कॉपी पेंसिल पकड़ें और उन टेंसेस को सॉल्व करें। की जो है वो आपको उन्हीं टेंसेस की नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहाँ से कीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि डायरेक्टली की पर ना जाएँ, पहले खुद सॉल्व करें, फिर की से चेक करें, फिर कोई मसला हो तो उसको देखें, नहीं तो नीचे आप कमेंट्स में जाके पूछें कि सर ये सेंटेंस में ये मसला आ रहा है, क्या मेरी कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको ऑब्वियसली गाइड करूँगा। ठीक है जी, आगे जी अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो तीन सेंटेंसेस आपको पढ़ा रहा हूँ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं। ठीक है, यही टेंसेस जो हैं यूजुअली यूज़ होते हैं, और यही टेंसेस जो हैं वो आपका पेपर बनाएंगे, और यही टेंसेस आपका पेपर ख़राब करेंगे, क्योंकि गलती भी इन्हीं में सबसे ज़्यादा होती है और यूज़ भी सबसे ज़्यादा ही होती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वही उसी में गलती होगी ना, ऑब्वियसली। अच्छा जी, इसकी क्या एग्जांपल है, इसकी निशानी क्या है कि एंड पर या तो ये आ रही, छोटी ये आ रही होगी, या बड़ी ये आ रही होगी, या अलिफ आ रहा होगा।
जैसे मैं वो एक ही सेंटेंस को लेके चलेंगे एंड तक। मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? मतलब इनडेफिनिट से क्या मतलब हुआ? सोचने वाली बात है ना। इनडेफिनिट ये जुमला ना दो चीज़ों से मिलकर बना। एक तो ये कि प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही, मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट का आप बता रहे हैं। दूसरा, इनडेफिनिट हमेशा ये बताता है कि वो जुमला कंप्लीट नहीं है, उस जुमले से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने खाना खाया, ये भी पास्ट इनडेफिनिट है ना, है तो पास्ट वाला, जो ये तो समझ आ गई कि मैंने खाना खाया, मैं पुरानी बात करूँ, सो पास्ट वाली बात कंप्लीट होगी। अब इनडेफिनिट इस तरह से है कि उसने आपको ये नहीं बताया कि उसने क्या खाना खाया, कब खाना खाया, किधर खाना खाया, कैसे खाना खाया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो है वो इस तरह के जुमलों में नहीं बताई गई होती, इन्फॉर्मेशन कम होती है, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? पास्ट इनडेफिनिट बोलते हैं। अब जी ऐसा जुमला है कि मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर क्या लगता है? सबसे पहला रूल है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उस प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता था? एस का इजाफा होता था। तो इसमें क्या लगती है? इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और क्या होता है जी, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें डिड का इजाफा होता है, नो मैटर व्हाट। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई केस नहीं होता, तो सिंगुलर और प्लूरल वाली बात इसके अंदर ख़त्म हो जाती है। चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और डिड नॉट लगता है, और डिड ही इस्तेमाल होता है कौन से टेंसेस में? डिड इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव टेंसेस में, और ये नेगेटिव टेंसेस में। अच्छा जी, अब देखो वही सेंटेंस दोबारा लेके चलते हैं कि एस उठा के इधर आ गया था। इसी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और बड़े मज़े का समझ आएगा, ये सुनना गौर से। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है। सो आई एट फूड, सिंपल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हल। अब जब नेगेटिव की बात करी तो क्या मैंने किया? आई डिड नॉट फूड। अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर एट लगेगा या ईट लगेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी? तो इसका जवाब बिल्कुल यहीं से ही है। जैसे एस या एस का इजाफा जो हमने वर्ब के साथ जो भी उसके अंदर चेंजिंग की थी, वो हमने क्या कर दी थी? उस चेंजिंग को उठा के फ्रंट वाले सेंटेंस के साथ ले आए थे। यहाँ पर भी लगना डू ही था, लेकिन डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो हमने क्या किया? जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो चेंजिंग कर रहे थे, वो चेंजिंग हम किस में ले आए? जो हम अगले ये जो डिड नॉट लगा रहे थे, इस डू नॉट लगा रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया? डिड नॉट कर दिया। सो अब इसका मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी हुई है। सो आई डिड नॉट ईट फूड। सो इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ कब लगती है? सिंपल सेंटेंसेस में। जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हैं उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी डिप्लॉय आपने कर दी हुई है डिड के ऊपर। एक सेंटेंस में हमेशा एक चेंजिंग कर सकते हैं, दो से एक से ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने इधर लगा दी, तो ईट जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। दूसरा क्या होगा? डिड आई ईट फूड, ठीक है। सो ये हो गया जी आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये डी सही था, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ये भी कह लें अ काइंड ऑफ बहुत कम इस्तेमाल होता है। मेन जो इस्तेमाल होता है ना वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट साथ आ जाए तो ये 5 टेंसेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये इतने मतलब जितने पेपर में ये इस्तेमाल होते हैं और कुछ कोई नहीं इस्तेमाल होता। सो फ्यूचर इंडेफिनिट भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसका भी इसके एंड पे होता है गा, गी, गे। अब जैसे कि वही जुमला बना लेते हैं, मैं खाना खाऊंगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर विल और शैल लगता है। विल और शैल जो है
अब देखो ना, दो चीज़ें आ गई। सो आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल लगता है, और विल जो है बाकी जितने भी बच गए, ही, शी, इट, दे, यू, उन सब के साथ क्या लगना है, विल लगना है। सेकंड एक चीज़ जो आपको यूजुअली कई बुक्स में मिलेगी, कई बुक्स में नहीं मिलेगी, वो ये कि किसी चीज़ में जब आपने जोर डालना हो किसी बात में, तब भी शैल आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नो मैटर वट के आप वहाँ पर दे आ रहा है, वहाँ पर यू आ रहा है, किसी भी बात में जोर डालना है तो उसको शैल इस्तेमाल कर लें। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, वो तो वैसे शैल लग रहा है। जैसे वो खाना खाएगा तो आप कहेंगे ही विल ईट फूड, लेकिन अगर आप कहेंगे वो ज़रूर खाना खाएगा तो आप कहेंगे ही शैल ईट फूड। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, हालांकि मेरा वो क्या कहते थे, प्रिंसिपल्स क्या कहते थे कि हमेशा विल लगाना है ही के साथ, लेकिन जब ज़रूर का लफ्ज़ आ गया और है भी फ्यूचर की बात, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, शैल को यूज़ करेंगे। ये बहुत माइनर चांसेस होते हैं कि इस तरह का जुमला आ जाए कि जिसमें आपको शैल लगाना पड़े प्रिंसिपल से अगेंस्ट जाके। है तो खैर वो भी एक नया प्रिंसिपल के जो इसके अगेंस्ट जाता है, लेकिन अगर ये बहुत कम होता है। सो इसलिए यूजली इसी में फोकस किया करें कि आपने ही, शी, इट और दे, यू के साथ आपने क्या लगाना है, विल लगाना है, और सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो अब वही जुमला करते हैं, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये होगा आई विल ईट फूड। और अगर मैं इसी को अगर मैंने नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, आई विल नॉट ईट फूड। सिर्फ विल शैल का इजाफा होता है, कोई सेकंड ऑफ फॉर्म वर्ब नहीं, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ विल का इजाफा, दैट्स इट। इसलिए मैंने इसके अलावा और कुछ लिखा भी नहीं। विल का इजाफा करें, सेंटेंस पूरा। सबसे आसान फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल ईट फूड, आई विल नॉट ईट फूड, विल आई ईट फूड। ठीक है, सो अभी के लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, मिलते हैं 10 सेकंड में। अच्छा जी, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हुए हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हुए हैं, हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हुए हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से आपको खुद ही पता चल रहा है कि ये जुमला वो जुमला है कि जिसमें कोई काम हो रहा है, ठीक है, जो काम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। और प्रेजेंट से मतलब वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है, पास्ट से मतलब वो पास्ट में वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, और फ्यूचर से मतलब वो फ्यूचर में वो काम कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, सो ये तो बहुत आसान सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर इनके रूल्स भी बहुत आसान है। सबसे पहला क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का निशानी क्या होगी, अभी मैंने कहा कर रहा होगा, रहे होंगे। सो इस तरह का कोई भी जुमला हो कि रहे हैं, सॉरी रहे हैं, रहा हूं, कर रहा हूं, गा वाली सॉरी। अच्छा, तो रहा हूँ, रहे हूँ, जो काम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, वो जैसे कि मैं वही एक ही जुमले को लेकर चले, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। इसके अंदर अब देखें, एक तो जुमला ये प्रेजेंट का, दूसरी बात ये कि जुमला क्या है, कंटिन्यूस, अभी वो कंटिन्यूसली खाना खा रहा है। सो इसके रूल्स बहुत आसान है। सबसे पहले इज एम आर लगता है इसके अंदर, डिपेंड्स ऑन के कौन सी चीज़ है। अगर दे है या प्लूरल कोई बात हो रही है तो वहाँ पर आर लगेगा। अगर सिंपल बंदा है जैसे ही, शी, इट है तो उसके साथ इज़ लगेगा। ठीक है, और अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर वो है मैं खाना खा रहा हूँ तो होगा, और थर्ड क्या होना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगना है। ये तीनों में काम होना है, वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, क्यों, ये देख रहे हैं, इस तरह ही आसान है। और ये भी मज़े की चीज़ ये है कि तीनों सेंटेंसेस में सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सबके साथ वर्ब के साथ क्या होना है, आईएनजी लगना है। सो क्या होगा, आई एम देखिए मैंने एम लगाया ना, क्योंकि आई इसका इस्तेमाल हो रहा है, सबसे हमेशा आई के साथ एम लगता है। आई एम ईटिंग फूड, वर्ब उसके साथ आईएनजी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एम, पूरा कर दिया मैंने जुमला। और अगर इसी को मैं कहूँ मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो सिर्फ नॉट का इजाफा होता है, आई एम नॉट ईटिंग फूड, क्योंकि एम का इजाफा ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अगर ही होता तो इज लगता,
और अगर दे होता तो आर लगता, और इधर भी उसके साथ सिर्फ बाकी सारा कुछ सेम रहता, सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाता। आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब इसका क्वेश्चन मार्क वाला जुमला क्या होगा, हमेशा की तरह जैसे डू डज स्टार्ट में आ जाता है, क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो इसमें भी क्या होगा, एम स्टार्ट में आ जाएगा, एम आई ईटिंग फूड। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ने तो आई बड़ा लिख दिया बीच में, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, सर को तो ये बात भी नहीं पता। तो बात ऐसी है कि हमेशा आई चाहे सेंटर में आए चाहे कहीं भी आए, आई हमेशा कैपिटल में ही आता है। ये बात आपकी एक उसमें इजाफा हो गया। अच्छा, एक जुमला इस तरह भी करते हैं ना कि यार हम सिर्फ क्या वाला जुमला कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहा हूँ, मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, हाउ एम आई ईटिंग फूड। ठीक है, अगर कोई आपने व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है इस तरह का वर्ड, तो वो किससे ऐड हो जाएगा, यह जुमला यहीं का यहीं रहेगा। बाकी उससे पहले क्या कर लें, हाउ ऐड कर दें या व्हेन ऐड कर दें, वाई ऐड कर दें। अगर मैं खाना क्यों खा रहा हूँ तो रहता है वाई एम आई ईटिंग फूड। ठीक है, एम हमेशा लगना है और हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगना है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वाई आई एम ईटिंग फूड लिख देंगे, हमेशा सब्जेक्ट से पहले एम लगना है क्वेश्चन मार्क वाले में, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगना है नेगेटिव वाले में। याद फिर बता दूं, हमेशा सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगेगा, डू डज डिड, जहां कहीं भी कुछ भी इस तरह का लग रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगेगा इंटेरोगेटिव वाले जुमलों में, और नेगेटिव वाले जुमलों में हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इवन वो डू है या डज है या डिड है या वॉज है या वर है, कुछ भी है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले। अच्छा जी, ये वाला जुमला हो गया। अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में यूज होता है रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी। इसके अंदर क्या यूज होता है, इसके अंदर यूज होता है वॉज और वर। अब देख, सोचने वाली बात यह है कि वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। ठीक है, इसके अंदर फिर वो सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वर हमेशा लगना है प्लूरल के साथ और वॉज हमेशा लगना है सिंगुलर के साथ। अब मसला ये आ रहा है कि आई के लिए यहाँ पर आपने एक स्पेशल वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ पर भी आप आई को स्पेशली ट्रीट करते हैं क्योंकि आई के साथ शेल लगता है। तो यहाँ पर आई के लिए अब स्पेशल काम क्या हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने आई को सिंगुलर के अंदर ही डाल दिया। मतलब कि अब आई और ही, शी, इट, और प्लूरल में वी, दे, यू। मतलब कि ये आई, वी, दे, यू वाला जो आई था वो निकाल के किस में ले गए हुए हैं, वो सिंगुलर में ले गए हुए हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा सेंटेंस, मैं वही वाला जुमला लेके चलते हैं, मैं खाना खा रहा था, उसका जो होगा जी आई वॉज ईटिंग फूड। वर्ब के साथ आईएनजी मैं पहले बता चुका हूं कि हर जुमले में कंटिन्यूस के यही होना है, वर्ब के साथ आईएनजी, और वॉज का इजाफा हो गया। अब अगर जुमला हो नॉट का तो एग्जैक्टली इसी सेंटेंस की तरह आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, और अब अगर मैं जुमला बना लूं किसका, इंटेरोगेटिव का, तो क्या हमेशा करना है, इसको, इस वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना। वॉज आई ईटिंग फूड। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूला करें, मैं शायद बीच में किसी में बोल गया हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना क्योंकि ऐसे सेंटेंस गलत हो जाता है। उसके बाद जी आप फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या कहता है, मैं खाना खा रहा होऊंगा।
यहाँ पर ये मैंने खाना खा रहा होगा, रहे होंगे। सो इसी तरह के इसके एंड पे कि मतलब जो कंटिन्यूस काम हो रहा हो और फ्यूचर में हो रहा हो, जैसे मैं खाना खा रहा होगा, मैं सो रहा होगा, मैं पानी पी रहा होगा, तो ये सारे क्या हैं, फ्यूचर के टेंसेस हैं। इसके अंदर भी विल बी लगता है और शैल बी लगता है। अब ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं है कि शैल किसके साथ और विल किसके साथ लगना है। शैल हमेशा आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या लगना है, विल लगना है। बाकी कुछ भी आ रहा है उसके साथ विल लगना है। तो अब क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, वही जुमला कर ले, तो आई विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। और नॉट में क्या हो जाएगा, सिंपली आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। इसके अंदर अब ये जो बी है ना, विल और बी, ये ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लें कि हमेशा विल और बी के दरमियान एक लव स्ट्रैप होगा। अगर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, सिंपल में नहीं होगा। सिंपल में तो आई विल बी ईटिंग, विल भी मैंने बता दिया ना। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमेशा विल और बी के दरमियान एक वर्ड लाजमी ट्रैप हुआ हुआ होता है। जैसे कि अभी विल और बी के दरमियान क्या ट्रैप हुआ हुआ है, नॉट ट्रैप हुआ हुआ है। और अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बना लूँ तो क्या हो जाएगा, विल आई बी ईटिंग फूड। सो हमेशा इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ट्रैप हो जाता है, क्योंकि आपके पास ट्रैप करने के लिए कोई वर्ड नहीं बचा, तो हमेशा सब्जेक्ट को किस में ट्रैप कर लेते हैं, विल और बी के दरमियान, विल आई बी ईटिंग फूड। अब यहाँ पर अगर क्या वो खाना खा रहा होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विल ही बी ईटिंग फूड, ठीक है। और अगर जुमला हो कि वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, ठीक है। तो ही जो है, या कोई भी अगर आई वी दे यू ही शी इट, उसमें से कुछ भी आ जाता है, तो वो कहाँ पर ट्रैप होता है, विल और बी, शैल और बी, इन दोनों के दरमियान वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। किस सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में। नेगेटिव वाले में नॉट ऑलरेडी ट्रैप होता है, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती लफ्ज़ ऐड और करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सिंपल वाले में तो सिंपल ही रहता है, ठीक है। ये अब हमारे 3 टेंसेज हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस पढ़ते हैं परफेक्ट के। अच्छा जी भाई, नेक्स्ट टेंसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, और ये जो परफेक्ट से मतलब ये है ना कि कोई भी काम आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मुकम्मल होने की आपको समझ आ रही है कि काम क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। सो कोई भी काम जो मुकम्मल हो गया वो कौन सा टेंस होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। अब वो चाहे फ्यूचर में काम मुकम्मल हो रहा हो, चाहे पास्ट में वो काम मुकम्मल हुआ हो, या अभी कोई काम मुकम्मल हो रहा हो। तो जैसे कि इसकी निशानी ये है कि एक तो इसके अंदर ये पहली निशानी बतानी कि मुकम्मल होने का पता चल रहा हो। दूसरी निशानी ये है कि उसके एंड पे है आ रहा होता है। और तीसरी निशानी ये कि एंड पे चुका हो आ रहा होता है, चुका हो, चुके हैं, अ काइंड ऑफ दीज वर्ड्स। सो अगर ये आ रहा हो जुमला कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, या मैंने खाना खाया है, तो ये दोनों जुमले क्या हैं, ये दोनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले हैं। सबसे पहली चीज़ देखने से तो ये पता चल रहा है ये प्रेजेंट के जुमले हैं। दूसरी बात ये कि मैं खाना खा चुका हूँ, एक तो निशानी भी है कि ये चुका हूँ आ गया, तो ये तो आपको वैसे ही पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर दूसरा इसके एंड भी है आ गया, ये भी पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन कई बार ऐसे हो रहा होता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं इस तरह के टेंसेस में जिसमें मैंने खाना खाया है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये कौन सा टेंस है। तो उसका एक इसका आसान तरीका ये भी है कि अगर आप किसी भी टेंस का, परफेक्ट वाले टेंस का लास्ट वाला वर्ड हटा दें तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन जाता है। जैसे मैंने है हटाया तो ये बन गया मैंने खाना खाया, ठीक है, आई एट फूड। सो ये अब मैंने खाना खाया है तो वो क्या हो गया, कंप्लीट काम हो गया कि मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, मैं घर आ गया हूँ। तो ये अब कंप्लीट जुमला हो गया कि मैंने खाना खाया है, बता रहे हैं कि आप मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीशन की तरफ पता चल रहे हैं। तो 3 निशानी है। सबसे पहली निशानी क्या कि ये एंड पे है आ गया, दूसरी निशानी का काम मुकम्मल होने का पता चल रहा है, और तीसरी निशानी क्या, आखिरी वाला वर्ड हटाओ तो क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है।
अच्छा, इसके अंदर लगता है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, और लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हैज़ और हैव सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में लगेगा या सिंपल सेंटेंस में भी लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज किस में लगाया, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, सिंपल सेंटेंसेस में हमने डू डज नहीं लगाया। इसके अंदर ये हैज़ हैव तीनों सेंटेंसेस में लगना, तो इस लिहाज से ये आसान है, समझने के लिहाज से ये मुश्किल है, करने के लिहाज से, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से ये बहुत आसान है। सो हैज़ हैव तीनों जुमलों में लगना है, और हैज़ किस में लगना है, सिंगुलर्स में, और हैव किस में लगना है, प्लूरल में। इसके अंदर आई जो है वो भी क्या है, प्लूरल है। और कौन सी ऐसी जगह, कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी जगह पर मैंने वीडियो के दौरान बताया है कि आई जो है वो प्लूरल कंसीडर नहीं होता है, आई जो है वो सिंगुलर कंसीडर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो पूरी अगर आपने देखी होगी तो आपको ये पता होगा। इसका जवाब मुझे ज़रा नीचे बताएं कमेंट्स में। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और हैज़ हैव लगता है, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद अभी हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी, आई हैव ईटन फूड, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सो आई हैव ईटन फूड। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आई हैव नॉट ईटन फूड, और दूसरा तीसरा जवाब बनाना क्या होगा, हैव आई ईटन फूड। एक चीज इसमें देखने वाली आ रही है वो ये कि हैज़ हैव का इस्तेमाल तीनों में हो रहा है। दूसरी चीज़ ये देखने में आ रही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर भी लगी, इसके अंदर भी लगी और इसके अंदर भी लगी। जो पास्ट इंडेफिनिट वाले जुमले थे उसके अंदर जो थर्ड सेकंड फॉर्म थी वो किस में लगती थी, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते थे उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती थी। लेकिन इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर जगह पे लगनी है। तो ये तो बड़ा आसान है याद रखना कि हैज़ हैव हर जगह पे लगना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हर जगह पे लगनी है। तो इसका मतलब जहां पर हैज़ हैव लग रहा है वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगेगी। ठीक है, ये बात याद रख लें हमेशा, इससे याद रखें, हैज़ हैव जहां लगा वहां थर्ड फॉर्म लाजमी लगनी है, और प्रेजेंट परफेक्ट के हर जुमले में हैज़ हैव लाजमी लगना है। तो जब हैज़ लगाओगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाओगे। ठीक है, तो इस तरह ये याद कर लेना। उसके बाद जी अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट का भी काम मुकम्मल होने से पता चल रहा है। ठीक है, मैं चुका था, इसमें भी आ जाना है चुका, चुकी थे, चुकी थी, चुका था, और या एंड पे आ रहा हो थे। बहुत कम ऐसे जुमले होंगे कि इसके अंदर ना ज़्यादातर जुमले आपको चुकी थे, चुका था के मिलेंगे। थे वाला बड़ा कम जुमला मिलेगा जिसके अंदर खाली थे आ रहा हो, जैसे मैंने खाना खाया था। ठीक है, सो अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट का ये वाला जुमला। इसके अंदर क्या लगता है, हैड लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर किसी में लगती है परफेक्ट वाले जुमलों में, और इसके अंदर भी हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल सेंटेंसेस में आएगी। अब वो चाहे नेगेटिव है, चाहे वो इंटरोगेटिव है, चाहे सिंपल है। तो इसी को करते हैं, मैं खाना खा चुका था। तो ये होगा आई हैड। इसके अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड है हैड, तो सिंगुलर और प्लूरल वाला रोला ही खत्म हो चुका हुआ है। सो आई हैड ईटन फूड, और फिर आ जाता है हैड आई ईटन फूड, फिर आ जाता है आई हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट का जुमला, जिसके अंदर मैंने क्या लगाया, हैड लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, सिंगुलर प्लूरल के साथ दोनों के साथ हैड लगता है, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उस जो इंटरोगेटिव है उसके अंदर में हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले गया हूँ, जो कि मैं 1000 दफ़ा ये बात बता चुका हूँ। और फिर जो नेगेटिव जुमला उसमें सब्जेक्ट के बाद आता है हैड, ये भी बाद में तकरीबन 999 दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा जी, फ्यूचर परफेक्ट
खाना खा चुका होगा, यहाँ पर क्या आएगा, चुका होगा, चुके होंगे। सो इसके अंदर भी कंप्लीशन की सेंस आ रही है और दूसरी इसके अंदर क्या आ रहा है, चुका होगा, चुके होंगे। सो अगर कोई ऐसा जुमला आ जाता है कि जैसे मैं खाना खा चुका होगा, अब ये वाले जो जुमले हैं ना, इनकी सेंस बड़ी कम बनती है और ये बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, मैं खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस के ऊपर इतना फोकस नहीं रखना है, मेन प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर और पास्ट परफेक्ट के ऊपर फोकस रखना है। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बहुत कम एसेज के और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, आम जिंदगी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 5 टेंसेस अगर आपने कर लिए ना, तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश सुन भी सकते हैं, आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप ऐसे अच्छा लिख सकते हैं, आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं अगर आपको ये 5 टेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। सो वो लाजमी सीखें। ठीक है, अब आ गया जी मैं खाना खा चुका होगा। सो इसके अंदर क्या करेंगे, हम विल हैव लगाएंगे और क्या लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे और क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ये क्या होगा, आई विल हैव ईटन फूड। फिर क्या होगा, आई will have eaten food. Will I have eaten? अच्छा, इस सारे में ना फ्यूचर परफेक्ट वाले में यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ जो कि मैं जानबूझ कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो गलती क्या है। ठीक है, ये इस पूरे पोर्शन के अंदर एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की है जो कि मैंने जान के की है, ताकि आप लोगों का भी पता चल सके कि आप लोग कितनी गौर से पीछे सारे लेक्चर को सुनते हुए आ रहे हैं। इन टेंसेस का विल हैव बिल्कुल ठीक लगाया, शैल हैव बिल्कुल ठीक लगाया, बट स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की है, वो आप जाके कमेंट्स में मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और वीडियो के एंड पे भी मैं बता दूंगा कि मैंने क्या गलती की है। अगर आपने ये जानना है कि मैंने इन टेंसेस में क्या गलती की है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। देखा ना, ये भी एक नया तरीका है पूरा व्यूज़ लेने का। लेकिन चले जी, नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि हम इस लेक्चर को एंड करें, काफ़ी लंबा हो चुका हुआ है लेक्चर। अच्छा जी, हम अगले जुमले करने जा रहे हैं, लास्ट 3 जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा जी, सो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक ये कि एक तो ये प्रेजेंट का जुमला, दूसरा ये परफेक्ट मतलब मुकम्मल काम होने का पता चल रहा है, और ये है कंटिन्यूस, प्रेजेंट और काम मुकम्मल भी हो रहा है, ये काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, और कंटिन्यूस और जारी है वो कोशिश। तो अब इसका एक जुमला देख लेते हैं, इसकी निशानी फिर उससे ही पता चल जाएगी। जैसे कि मैं 2 माह से, ये तो बड़ा मजाकिया जुमला हो गया पर यही करते हैं, मैं 2 माह से खाना खा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, देखो, एक तो रहा हूँ एंड पर आ गया, प्लस टाइम का जिक्र आ गया। कितनी देर से कर रहा हूँ, 2 माह से खाना खा रहा हूँ। तो जब भी कोई कंटिन्यूस का जुमला जिसके अंदर टाइम का जिक्र आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। सो इसमें क्या आ गया, मैं 2 माह से खाना खा रहा हूँ। इसके अंदर अब रूल्स क्या है, सबसे पहले खा रहा, एक तो रहा हूँ, रहे हूँ, वो बताने की अब दोबारा जरूरत तो नहीं ना है, ये इसकी वही है
सबसे पहले इसकी निशानी है रहा हूँ रहे हूँ, ठीक है, रहा हूँ रहे हूँ। और दूसरी इसकी एग्जांपल है, दूसरी इसकी निशानी है वो ये कि टाइम का जिक्र हो, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड टेंस को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो जी इसके अंदर लगता है हैज़ बीन और हैव बीन। अब देखो इसके अंदर हम दोनों की खसूसियात को ऐड करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी? हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता था, और कंटिन्यूस की क्या थी? वर्ब के साथ आईएनजी लगता था। ऐसे ही है ना, तो हम वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी, हैज़ बीन हैव बीन लगेगा। और थर्ड क्या होगा? थर्ड ये होगा कि सिंस और फॉर लगेगा। अब ये सिंस और फॉर का यूज़ मैं अभी हल्का हल्का बताया था, पर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता कहाँ पर है। सिंस तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब कि मैं बताता हूँ मैं 1996 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव बीन टीचिंग सिंस, आगे 19 जो भी मैंने बताया 1969, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर डेट बताई है आपको, प्रॉपर एक ईयर बताया कि मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ मैं आपको 2 माह से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो सिंस तब लगता है जब स्पेसिफिक टाइम हो, और फॉर कब लगता है? जब कोई टाइम स्पेसिफिक ना हो, कोई आपको परफेक्ट डेट ना पता हो, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 ईयर्स। तो ये सारे क्या है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं पता है, एक जेनेरिक टाइम पता है। इसके अंदर सिंस के अंदर आपको एक जेनेरिक पूरा टाइम स्पेसिफिक पता होता है। सिंस 1997, वो कौन सी देखी मूवी? एक मूवी थी उसके अंदर बड़ा अच्छा ये डायलॉग था, सिंस 1997 या जो भी था। अच्छा, फिर उसके बाद सिंस और इस तरह लग सकता है, सिंस 14th अगस्त, ठीक है। तो ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हमें पता चल गया। तो अब ये जुमला क्या होगा? मैं 2 माह से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन। अब देखो हैज हैव का भी अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, हैज किसके साथ लगना है, हैव किसके साथ लगना है, आई हुई दे यू के साथ क्या लगना है, हैव लगना है, और ही शीट के साथ क्या लगना है, हैज वाले लगने। सो आई हैव बीन ईटिंग, आईएनजी भी लगा दिया, फूड फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 माह की बात हुई है, फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह आ जाएगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 मंथ्स, और फिर जब आपने करना है तो क्या हो जाएगा? हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 मंथ्स। अब देखो एक बात तो देख लो, हमने पिछले टेंसेस में भी ये देखा कि ये जो बी और बीन वाले जो वर्ड्स हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आ रहे हैं। मतलब वैसे तो वर्ड पूरा था ना आई हैव बीन, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बीन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है या नॉट के बाद आता है। जैसे आई हैव नॉट बीन, आई हैव बीन नॉट नहीं कहते कभी, हम कहते हैं आई हैव नॉट बीन। तो ये जो है ना बीन, ये हमेशा इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है, और नेगेटिव में हमेशा नॉट के बाद आता है। क्या रूल? दोबारा से बता देता हूँ, ये सबके लिए रूल है। ये जो बीन वगैरह वाली चीजें ना, बीन और बी, ये सारी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती हैं, किसमें? इंटेरोगेटिव में। और नेगेटिव में हमेशा बी जो है वो किसके बाद आता है? नॉट के बाद आता है। नॉट, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, सो यहाँ पर भी क्या आना था? आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, सो फॉर 2 मंथ्स। हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? मैं 2 माह से खाना खा रहा था। सेम सब कुछ यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि दोनों की अब हमने पावर जोड़नी है। पहला हम क्या लगाते थे?
क्या लगाते थे? हम लगाते थे जी हैड। और क्या लगाते थे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब का हम इसमें क्या लगा देंगे? वर्ब के साथ आईएनजी। सो हैड इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड सबके साथ सेम होता है, तो इसका मसला ही खत्म। तो अब क्या होगा? मैं 2 माह से खाना खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। अगला जुमला क्या होगा? आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। ये वाली बात कि बी जो है वो नॉट के बाद लगता है। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, ठीक है। फिर अगर इसको सवालिया करना हो तो हैड आई बीन ईटिंग फूड, ठीक है। तो बीन क्या आ गया? सब्जेक्ट के बाद आ गया। फिर जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ, हैड आई बीन ईटिंग, बाकी आगे सारा सेम है। फिर फूड फॉर 2 months, ठीक है। सो हैड आई, अब देखो ना, बीन जो है वो किसके बाद आया? सब्जेक्ट के बाद आया। हालांकि यहाँ पर क्या था? इसके साथ था, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। फिर अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसमें परफेक्ट में हमने क्या लगाया था? विल हैव लगाया था। तो यहाँ भी विल हैव बीन लगेगा। फिर इसका मतलब हैड बीन यहाँ पर लगना था, सॉरी मैं लिखना भूल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो अब हमें जुमला, इसका क्या जुमला होगा? मैं 2 माह से खाना खा रहा हूँगा। ये क्या होगा? आई विल हैव बीन, सॉरी असल में काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी हुई है और मैं भी बिल्कुल एग्जॉस्ट होने वाला हूँ। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। अब अगर इसी को मैंने इसका नॉट वाला बनाना तो आई विल नॉट हैव बीन, सॉरी आई विल हैव नॉट बीन अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि मैंने गलती की थी फूड फॉर, वो बताता हूँ कि गलती क्या थी। गलती ये थी कि विल आई, यहाँ पर हैव आना है और यहाँ पर बीन आना है, बाकी सारा सेम रहेगा। विल हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। अच्छा, यहाँ पर गलती में ये कर रहा था कि जो बीन और बी जो था ना, वो मैं किधर लगा रहा था? वो मैं सब्जेक्ट से पहले लगा रहा था। हालांकि वो बी और बीन किधर लगना था? सब्जेक्ट के बाद लगना था। जो रूल मैंने आपको आगे जाके बता दिया कि बीन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो ये वाला रूल जो है वो मैं गलत कर रहा था। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपने इतनी लंबी वीडियो देखी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर देगा, ताकि आपको सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस ही नहीं, ये इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ तो काफ़ी बेचारी रह ही गई थी, इसको दोबारा से हमने इसके अंदर जान डालने की कोशिश की है और कर रहे हैं। और भी कई लेक्चर सीरीज चल रही है, जैसे जनरल नॉलेज की चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की चल रही है, पाकिस्तान अफेयर्स की। सो आपको CSS से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए तो इंशाल्लाह कुछ नेक्स्ट मंथ्स में आपके मुँह पर सिर्फ, आपकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, वो है हिलमी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।